वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करना सीखा था, हमने सिखाया था। अब बात आती है कि हमने उसी फर्म में या उस कंपनी में या किसी दूसरी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है या ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्टॉक का पता होना ज़रूरी है। कंपनी के पास टोटल कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना परचेज किया, किस भाव से परचेज किया, कितना सेल किया। तो स्टॉक को या कहीं इन्वेंट्री को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और हम स्टॉक मेंटेन किस प्रकार से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते चले जाएंगे। ये पहला वीडियो होगा हमारा स्टॉक मेंटेन से रिलेटेड। पहले स्टॉक को मेंटेन कराएंगे, फिर हम कैटेगरी वाइज स्टॉक मेंटेन करना सीखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना भी सीखेंगे, इनवॉइस जनरेट करना भी सीखेंगे। सारा लगातार सीखेंगे और इसके लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लें। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करा दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी इधर देखिए, मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड तैयार किया है जिसके अंदर हम एंट्री कराएं सेल के लिए या परचेज के लिए। भाई हमने क्या खरीदा है और क्या बेच रहे हैं हम पर डे, वो सारा हमारा। जैसे हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो जो सेल्स की एंट्री वो सेल्स के अंदर और परचेज की एंट्री परचेज बुक के अंदर चली जाए। यहाँ पे देखो, मैंने एक परचेज बुक बनाया जिसके अंदर मैंने 4 एंट्री करी हुई है और एक सेल्स बुक है जहाँ पे मैंने 3 एंट्री करी हुई है। और ये स्टॉक है हमारे पास, जहाँ पे स्टॉक मेरे पास अभी सिर्फ CD, DVD और रैम का ही है, जो कि अभी ये बचा हुआ है। अब यदि मैं यहाँ पे कोई एक नई एंट्री कराता हूँ, मैं बिल नंबर 106 की एंट्री कराऊँ, यहाँ पे क्लिक कराता हूँ, मैं ये नीचे कर दिया हमने, यहाँ पे करता हूँ बिल नंबर 106, डेट जो भी हम डालना चाहें यहाँ पे 2/2/2024 की। आइटम मैं ख़रीदता हूँ मॉनिटर। मॉनिटर का रेट है, हमने 2500 के हिसाब से ख़रीदा है मॉनिटर। 5 मॉनिटर ख़रीदे हैं तो यहाँ पे टोटल प्राइस उनका आ रहा है 14,750। और हमने ख़रीद रहे हैं तो परचेज पे क्लिक कराएंगे और सेव बटन करा देंगे। देखो, अब यहाँ पे परचेज में चल के देखते हैं हम, हमारे पास देखो मॉनिटर यहाँ पे जुड़ चुका है। एक और आइटम खरीदते हैं। मैं यहाँ पे ख़रीदता हूँ एक माउस। पहले बिल नंबर डालेंगे 107 या 106 बिल पे ही हम ख़रीद रहे हैं इसको, तो 106 पे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, एक ही बिल पे हम मल्टीपल आइटम खरीद सकते हैं। 2 तारीख को ही ख़रीदेंगे, एक ही बिल पे है तो। आइटम हम माउस ख़रीद रहे हैं, रेट हमने 90 रुपये के हिसाब से माउस ख़रीदे हैं। 50 माउस ख़रीद लिए हमने और परचेज के अंदर सेव। यहाँ पे आके देखोगे, यहाँ पे माउस की भी एंट्री हो चुकी है। अब देखो स्टॉक में चलते हैं। स्टॉक के अंदर हमारे पास तो CD, DVD और रैम 3 ही चीज़ है ना। जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक पे अपडेट क्लिक कराऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास वो दोनों आइटम भी जुड़ चुके हैं। इसी प्रकार एक हम बेच के भी देख लेते हैं। मैं सेल पे करता हूँ और हम यहाँ से माउस बेचते हैं। फिर से मैं यहाँ पे गलती करा रहा हूँ, मैं बिल नंबर 104 पे हम 5 तारीख को एक आइटम बेच रहे हैं माउस। हमने रेट उसका 150 के हिसाब से 2 माउस बेच दिए और सेव करा देंगे। तो ये एंट्री सेल में जानी चाहिए ना, सेव करेंगे। देखो परचेज में जाके देखते हैं, हमारे पास एंट्री नहीं आई है। सेल के अंदर हमारे पास माउस 2 बिक्री एंट्री आ गई है। स्टॉक में जाके देखते हैं, हमारे पास माउस देखो यहाँ पे 2 हमने बेच दिए, 48 माउस बच गए। जैसे ही कोई नया आइटम हम खरीदेंगे तो नया आइटम जुड़ता चला जाएगा और किसी आइटम को हम दोबारा खरीदते हैं तो वो आइटम दोबारा से नहीं जुड़ेगा। यदि माउस और ख़रीद लें या रैम, देखो हमारे पास 10 खरीदी थी, हमने 2 बेच दी, 8 बची है। या फिर रैम हम एक बार और ख़रीदें, मैं परचेज कराता हूँ इसी बिल के ऊपर 106 पे 2/4/2024 को हम रैम और ख़रीदते हैं। कितनी ख़रीदें हम? 12 रैम और ख़रीद लेते हैं। इस बार हम 550 रुपये वाली रैम खरीदेंगे और जैसे ही परचेज़ की एंट्री सेव करा देंगे तो यहाँ पे देखोगे परचेज़ के अंदर हमारे पास रैम जुड़ गई है 2 तारीख की। एक बार रैम हमने यहाँ पे 10 खरीदी थी, ये रेट वो हमने उल्टा डाला हुआ है ना, हमने रेट यहाँ पे डाल दिया। चलो इसका कोई बात नहीं, चेंज करा लेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं 550 और क्वांटिटी कर देते हैं 12। ठीक है, जुड़ गया, हमने ये उल्टा डाल दिया था। अब देखते हैं रैम हमारी 12 जुड़ी वहाँ पे। स्टॉक में चल के देखते हैं हम, सेल में नहीं, स्टॉक में। यहाँ पे रैम देखो 22 हो गई है ना, 10 थी 12 और ख़रीदी 22 रैम हो गई। अलग से नहीं आया आइटम क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिक आइटम रहेंगे। तो ये सारा हम अच्छे से किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं आपको
सबसे पहले आता है फॉर्मेट तैयार करना। फॉर्मेट कुछ भी ज़्यादा खास नहीं होता है इसके लिए, सिंपल हमको क्या डेटा एंटर कराना है, तो जो डेटा आप एंटर कराना चाह रहे हैं सिर्फ वही फील्ड आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। कौन कौन सी सीट है? फिलहाल स्टॉक मेंटेन के लिए हमको सीट की ज़रूरत पड़ेगी परचेज बुक की, सेल बुक की और स्टॉक की। तीन तो हमारे पास मेन ये चाहिए भाई, हमको परचेज बुक भी चाहिए, जो आइटम हम परचेज करेंगे वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, सेल करेंगे वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, और जो हमारे पास स्टॉक होगा वो यहाँ पे पूरा इन्वेंट्री कंप्लीट यहाँ पे मेंटेन होगी। इसके बाद एंट्री जहाँ करेंगे उसके लिए हमने एक डैशबोर्ड तैयार किया है। देखो डैशबोर्ड के ऊपर भी ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ जो फील्ड हमारे पास परचेज और सेल के अंदर है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे मैंने इनको वर्टिकल लगाया है। ठीक है, वही फील्ड है, उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा है। यहाँ पे एंट्री करेंगे, वो एंट्री हमने सेल बुक में करनी है, परचेज बुक में करनी है, दोनों एंट्री हमारी एक ही जगह से होगी। किस प्रकार से होगी, इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और जैसे हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे वो हमारी ऑटोमेटिक, यदि परचेज की है तो परचेज बुक में जाएगी, सेल की एंट्री है तो सेल बुक में जाएगी, और साथ साथ हमारा स्टॉक मेंटेन भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा। फिलहाल हम सिंपल स्टॉक मेंटेन बना रहे हैं, हम कैटेगरी वाइज नहीं बना रहे हैं। यदि किसी का बिजनेस कैटेगरी वाइज का होता है, वो अपने स्टॉक को कैटेगरी वाइज कैसे मेंटेन करे उसके लिए भी हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम एक बार सिंपल देखते हैं ताकि आगे आपको परेशानी ना आए। तो देखो एंट्री हमने करानी है सिर्फ बिल नंबर से और जीएसटी या टोटल तक। सीरियल नंबर की हम एंट्री नहीं करवाएंगे, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। किस प्रकार से जनरेट होंगे ऑटोमेटिक, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल इफ़ यदि हमारा जो ये सेल है बिल नंबर वाला ये इक्वल ब्लैंक, देन ये ब्लैंक आ जाए, वरना यहाँ पे रो नंबर दिखा दे। रो का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, रो नंबर ये आ जाए, बस रो की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, इफ़ की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। इस फंक्शन को हम नीचे तक जहाँ तक हमारा डेटा जा सकता है इसको फिल करा लेंगे। अब जैसे यहाँ पे कोई भी बिल नंबर आएगा या कोई भी एंट्री होगी, देखो यहाँ पे ये सीरियल नंबर अपने आप जनरेट होते चले जाएंगे। क्लियर? इसी फॉर्मूले को ऐसे कैसे मैं यहाँ से कराता हूँ कॉपी, और सेल बुक में भी टिपका देता हूँ और नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। इसी प्रकार से इसको स्टॉक में भी टिपका देते हैं, पेस्ट। यहाँ से हमने कॉपी नहीं किया है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और स्टॉक में जाकर के करा देंगे पेस्ट, और इसको भी नीचे तक फिल करा देंगे। ठीक है, सीरियल नंबर जनरेट हो गए, पहला काम क्लियर। अब चलते हैं वापस से हम डैशबोर्ड के ऊपर। हमको सबसे पहले तो यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं या सेल्स की कर रहे हैं। क्लियर? उसके लिए देखो आपके पास एक डेवलपर टैब मिलेगी ऊपर। यदि आपके पास यहाँ पे नज़र नहीं आती है डेवलपर टैब, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार है इस पे एरो से यहाँ से क्लिक करें और इसको करा लें मोर कमांड्स पे क्लिक। इधर आपके पास जो विंडो ओपन होगी इसमें आपको मिलेगा इधर कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के अंदर इधर मिल रहा है देखो डेवलपर, इसको चेक करा लें। मेरे पास ये ऑलरेडी चेक है, आप इसको चेक करा लेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेवलपर टैब चालू हो जाएगी। इसमें आपको मिलेगा एक इंसर्ट का, इंसर्ट के अंदर हम यहाँ से ले लेंगे ऑप्शन बटन को। ठीक है, ये बटन लेंगे और हम एक ऑप्शन बटन यहाँ पे ड्रॉ करा देंगे। हो गया, इसी को कॉपी करा लेंगे कंट्रोल डी और इधर रख देंगे। एक को तो मैं करा देता हूँ नाम इसका चेंज, इसको मैं इधर से हटा देता हूँ और इधर कर देता हूँ मैं सेल्स, और इसका नाम मैं करा दूँ परचेज, इसको हटा के परचेज। हो गए दोनों नाम। इनके कलर, इनका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं तो दोनों पे हम क्लिक करा लेंगे, या एक पे अलग कलर दे दें दूसरे पे अलग कलर दे दें। राइट क्लिक यूज़ कराएंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ से हम चले जाएंगे इसके कलर एंड लाइंस के ऊपर, इसको हम फिल करा देते हैं। परचेज के लिए थोड़ा सा ऑरेंज करा लेते हैं, ओके, और सेल के लिए हम थोड़ा सा ग्रीन करा लेंगे इसको। हो गए दोनों अलग से दिख रहे हैं, देखो परचेज का और सेल का दोनों नज़र आ रहे हैं हमारे पास। अब जैसे ही कोई से एक पे क्लिक करें तो वो परचेज की एंट्री जाए, सेल पे क्लिक करें तो सेल की। किस प्रकार से, हम किसी भी एक के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और करेंगे फिर से फॉर्मेट कंट्रोल, और इसके अंदर हमको मिल रहा है देखो कंट्रोल्स, है ना। कंट्रोल के अंदर इसको रखेंगे चेक्ड, और यहाँ पे आके सेल लिंक के अंदर हम कोई भी एक सेल, ये A1 में दे देता हूँ और ओके करा दूंगा। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, इस पर क्लिक कराता हूँ तो 2 आएगा,
क्लियर, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 2, समझ गए। अब इधर आते हैं और इधर मैं लिखूं इक्वल इफ, यदि ये सेल, राइट है ना, ये सेल हमारा इक्वल किसके बराबर हो, इसके अंदर यदि 1 लिखा हो, देन यहाँ पे हमारा लिखा आ जाए परचेज, वरना सेल्स। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे सेल्स लिखा आ रहा है, इधर क्लिक करेंगे तो परचेज आ जाएगा, इधर करेंगे तो सेल आ जाएगा। सही चल रहा है यहाँ पे। अब हमने बिल नंबर भी यहाँ पे डालना है, तो नया बिल नंबर जब डालेंगे जब हमको लास्ट बिल नंबर का पता हो। तो लास्ट बिल नंबर जब निकालेंगे जब हमारे यहाँ पे कोई एंट्री हो जाए, अभी सीरियल नंबर नहीं है, सीरियल नंबर आ जाते हैं, फिर मैं आपको लास्ट बिल नंबर निकालना बताऊंगा। ठीक है, आगे हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। देखो एंट्री कराने के लिए हम क्या करें कि यहाँ हम जो भी टाइप करें, है ना, वो सारा हमारा यहाँ से कॉपी होके परचेज की एंट्री करें तो परचेज में पेस्ट हो जाए, और सेल्स की करें तो सेल्स में पेस्ट हो जाए। यही तो हमने कराना है। तो इधर मैं टेम्परेरी कोई भी बिल नंबर लिखता हूँ 101, डेट 1/4/2024, आइटम हम CD खरीद रहे हैं, अभी तो हमारे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है, पहले खरीदेंगे। हम CD खरीद रहे हैं, रेट हमने खरीदा 9 रुपये के हिसाब से, 50 CD खरीदी है, GST 18% दी, तो टोटल कितना हो गया, हम करा लें इक्वल ये मल्टीप्लाई ये तो हो गया। देखो टोटल, इसमें GST भी हमने जोड़ना है, देन GST जोड़ के कितना आएगा, हम इसी फंक्शन में प्लस करा दें। किसको प्लस करा दें, पहले हम इसी को कैलकुलेट कराएंगे, जो हमारे पास ये फंक्शन है, जो टोटल आया उसका 18% निकाल लेंगे, ये मल्टीप्लाई ये और मल्टीप्लाई ये, यानी कि इन दोनों का जो टोटल आया उसको मल्टीप्लाई करा दें इससे, तो हमारा 18% निकल के आ जाएगा, और उस टोटल में 18% हम और जोड़ देंगे, तो ये बन जाता है 531। GST निकल के आ गई, पूरा हमारा प्राइस ही निकल के आ गया यहाँ पे। अब इस एंट्री को हमने जैसे यहाँ पे सबमिट कराएं, सबमिट बटन यहाँ पे बनाएंगे, पहले सबमिट बटन भी बना लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और कोई भी शेप ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ये वाली शेप ड्रॉ करा लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे सबमिट बटन बना लेते हैं। इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख देंगे, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ करा देता हूँ मैं सेव। इसको अच्छे से अलाइन करा लें, ये साइज़ भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। इसका कलर कैसा रखना चाह रहे हैं शेप का, शेप कलर हम यूज़ करा सकते हैं। हम इसको ग्रीन कलर की शेप देना चाह रहे हैं, कोई 3D वगैरह शेप बनाना चाह रहे हैं तो इसकी 3D शेप बना सकते हैं। इसके कॉर्नर राउंड कराने हम थोड़े से कॉर्नर और राउंड करा लेंगे, देखो एकदम गोल बटन अच्छा लगेगा। और इसको 3D शेप भी दे देते हैं, थोड़ा सा हम इसको 3D की बजाय बॉल शेप दे देते हैं। अच्छा बटन क्रिएट हो गया। इसी को हम कॉपी करा लेंगे, Ctrl D, और इसको हम करा देते हैं। यदि एंट्री हमने नहीं करनी है तो तब क्या करें, तब हम इसको रेड कलर से करा देते हैं, और यहाँ पे हम एडिट करा देंगे टेक्स्ट के अंदर कैंसिल। क्लियर, 2 बटन हमारे क्लियर हो गए कि यदि हमने जैसे ही एंट्री करी, हम यहाँ पे परचेज की कर रहे हैं तो परचेज पे क्लिक करें, और इस पे जैसे सेव करेंगे तो एंट्री कहाँ जाएगी, परचेज बुक के अंदर जाएगी। कैसे जाएगी, तो इन दोनों पे हम काम करेंगे, सबमिट करें, सेव करें और कैंसिल करें, तो बार बार ये चले उसके लिए हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। छोटा सा प्रोग्राम है, रिकॉर्ड करेंगे किस प्रकार से आप देखना। अभी हमने देखो डेवलपर टैब चालू करवाया था आपको, है ना, मिल गया डेवलपर टैब, इसी के अंदर आपको मिल रहा है रिकॉर्ड मैक्रो। हम मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ से, और इस मैक्रो का कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ सेव, ठीक है, सेव नाम से इसको मैं कराता हूँ, और ओके कर लेते हैं। कोई शॉर्टकट बनाना चाहे शॉर्टकट बना सकते हैं, वरना सीधा ओके करा लेंगे। हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। अब हमने स्टेप क्या करने हैं, हमने करना है यहाँ पे इसको 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 और इसको, इनको कराना है कॉपी। परचेज बुक में चले जाएंगे और यहाँ पे हमने बिल नंबर से कराना है ना, तो इस बिल नंबर वाले कॉलम में कहीं भी खाली जगह पे एक बार हम क्लिक करा देंगे और कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल अप। अब इधर देखो आपको दिख रहा है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इस पे हम एक बार क्लिक करा देंगे और एरो की से एक स्टेप नीचे आ जाएंगे और इसको यहाँ से स्टॉप करा देंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और करेंगे पेस्ट स्पेशल।
क्योंकि हमारे पास वहाँ पे वो डेटा था इस प्रकार से, हमने डेटा लेना है इस प्रकार से, देन इसको करेंगे ट्रांसपोज और ओके करा देंगे। लीजिए पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे फिल हो चुका है। बॉर्डर क्रिएट कर देंगे, हमने बॉर्डर कौन सा लेना है वो बॉर्डर यहाँ पे बना लेंगे और कर्सर को कहीं भी छोड़ देंगे। अब वापस से हम डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और जो हमने एंट्री करी थी अब जैसे सबमिट हो जाए, सेव कर जाए, तो ये हमारी क्लियर भी होनी चाहिए। तो हम यहाँ से इसको 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 और इसको सिर्फ ये क्लियर करा देंगे, डिलीट। जीएसटी को टोटल को कराने की ज़रूरत नहीं है डिलीट, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन लगा हुआ है और जीएसटी हमारी फिक्स है 18%। चेंज करना चाहे तो कभी चेंज करा लेंगे और इसको पहले सेल में छोड़ देंगे। बस इतना काम हमारा क्लियर। और अपने मैक्रो को जो हमने रिकॉर्ड किया था उसको करा देंगे अब हम डेवलपर में जा कर के स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो देखो हमारा क्या काम करेगा, यहाँ से सारी चीज़ें कॉपी करेगा और परचेज बुक में ले जाके पेस्ट करा देगा। बट हमने जब सेल में एंट्री करानी है तब सेल में जाके एंट्री होनी चाहिए ना। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हम फिर से चलते हैं डेवलपर में और मैक्रो के अंदर हम अपने मैक्रो को देखते हैं। सेव वाला मैक्रो एडिट में चले जाएंगे। इसमें जो हमारे स्टेप थे वो यहाँ पे हैं। ये फालतू की फाइल है, मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ। देखो ये हमारे पास जो स्टेप रिकॉर्ड करे इसने वो सारे ये हैं। पहला स्टेप तो ये सारे देखो कॉपी हो गए है ना। रेंज ये एक्टिवेट था, सिलेक्शन कॉपी परचेज बुक में जा कर के और D10 के अंदर हमने क्लिक किया था है ना, B10 के अंदर। तो ये डेटा B10 नहीं, कौन सा B10, हमने देखो यहाँ पे क्लिक किया था और यहाँ से कंट्रोल अप ऊपर गए थे हम। अगर डेटा यहाँ तक फिल हो गया तो गड़बड़ होगी ना। तो इस चीज़ को हम बढ़ा लें, हम वापस आते हैं। ये हमारा डेटा भाई पता नहीं कहाँ तक जा सकता है, हम इसको 1000 तक करा लेते हैं। तो 1000 रो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। पहला ये हो गया। तो ये मैक्रो तो चल गया हमारा परचेज बुक के लिए। अब हमने सेल्स बुक के लिए चलाना है, तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ रेंज, हमारी कौन सी रेंज, हमारी जो डैशबोर्ड के अंदर ये रेंज है ना, ये रेंज कौन सी है हमारी, ये है I4। तो इधर हम करेंगे रेंज I4 इक्वल परचेज। यदि उसमें परचेज लिखा है तो ये मैक्रो चले, देन ये मैक्रो रन कर जाए। अदरवाइज नीचे आएंगे हम वापस से इस मैक्रो के एंड में और यहाँ पे एंड सबसे पहले हम करेंगे एल्स, वरना कौन सा मैक्रो चल जाए, वरना फिर से मैक्रो चले, सेम मैक्रो चले, वही प्रकार से कॉपी पेस्ट हो, कंट्रोल C कॉपी करा लेंगे और एल्स के बाद पेस्ट करा देंगे। बट इस बार जो डेटा हमारा सेल्स बुक में परचेज बुक में जो जा रहा था वो इस बार सेल्स बुक में जाना चाहिए। तो एल्स हमारा कहाँ पे गया, हमने लिखा एल्स, देखो यहाँ पे है ना एल्स। इसमें जो हमारे पास, इसमें गैप डालता हूँ ताकि दिखे आपको। देखो एल्स यहाँ पे जो परचेज बुक है इसकी जगह हम करा देंगे सीट कौन सी, सेल्स बुक की, SALE। तो दूसरा मैक्रो कहाँ चलेगा, सेल्स बुक में चलेगा। समझ में आया। मैक्रो हमने एक बार ही रिकॉर्ड किया। तो यदि परचेज बुक ये वाली है जो यहाँ पे इस सेल के अंदर परचेज लिखा है तो ये मैक्रो चल जाए, अदरवाइज ये दूसरा मैक्रो चल जाए। हमने वो सेल बुक में पेस्ट कराना है। क्लियर। और इधर कर देंगे एंड इफ, काम हमारा ख़त्म। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। पहली एंट्री तो हमने डायरेक्ट कॉपी करा ली, दूसरी एंट्री करा के देखते हैं। मैं इधर फिर से डेटा लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कराता हूँ 102, डेट 2/4/2024 की एंट्री कराएंगे। आइटम के अंदर इस बार हम DVD खरीदते हैं, 20 DVD खरीदते हैं 18 के हिसाब से। तो हमारा ये टोटल बन गया GST के समेत। ये हमने रेट के अंदर तो ये डालते हैं, रेट 18 करते हैं और क्वांटिटी 20 खरीदते हैं। ठीक है। अब हमने इस पर क्लिक करना है तो डेट से एंट्री हमारी वहाँ पे सेव हो ना। और कहाँ पे सेव हो, परचेज बुक के अंदर सेव हो। तो यहाँ पे हम उस मैक्रो को अप्लाई कराएंगे। उसके लिए इस शेप के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको असाइन मैक्रो, मैक्रो का नेम, देन ओके। तो देखो यहाँ पे ये मैक्रो चल गया। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कराता हूँ, देखो यहाँ पे क्या देखा आपने, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हुआ ना ये, और डेटा क्लियर हो गया।
वो क्लियर होके कहाँ गया होगा, वो यहाँ पे आ गया 102 का। अब यदि इसी प्रकार एक सेल की एंट्री कराएं, देखो सेल बुक में हमारा कोई डेटा नहीं है, हम सेल बुक की एंट्री कराते हैं, इधर चलते हैं। इस बार हम बिल नंबर 101 का हम सीडी बेच देते हैं। कुछ सीडी हमने 5 सीडी बेच दी। आइटम अपडेट में मैंने वो डाल दिया, यहाँ पे करता हूँ मैं 2/4/2024 को सीडी बेची हैं 10 रुपये के हिसाब से 5 सीडी बेच दी, 59 सीडी बिक गई 59 रुपये की। अब सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखो अभी तो परचेज बुक में जाएगी एंट्री, नहीं परचेज में नहीं सेल में करानी है। क्लिक कराएंगे, सेव पे क्लिक करा देंगे, देखो वही काम हुआ, फ्लैक्चुएट हुआ। लेकिन इस बार आप देखोगे ये एंट्री परचेज बुक में नहीं आई होगी, ये एंट्री सीधी हमारी सेल बुक के अंदर चली गई। देखो यहाँ पे सीधा इधर 2 नंबर ले रहा है यहाँ पे, यानी कि कुछ हमारे पास था इधर जिस वजह से एंट्री ऊपर नहीं गई। कोई बात नहीं, इस रो को यहाँ से डिलीट करा देते हैं एक बार। और ये इसलिए आ सकती है दिक्कत क्योंकि हमने वहाँ से डेटा को कॉपी कराया था ना। इसको वापस से मैं A1 करा देता हूँ और इसको पूरा हम फिर से कॉपी करा देते हैं। क्लियर। अब अगली एंट्री हमारी यहीं पे आएगी, टेंशन ना लें। देखो एक एंट्री और करके देखते हैं, या तो फिर हमने मैक्रो में गड़बड़ करी है ना रिकॉर्ड करने में। एक एंट्री और करते हैं, 102 नंबर बिल से हम 2 तारीख को ही डीवीडी और बेचते हैं। एक हम डीवीडी 20 रुपये के हिसाब से 2 डीवीडी हमने बेच दी। देन सेल में इसकी एंट्री कराएंगे, सेव करा देंगे। वापस देखते हैं सेल बुक के अंदर, देखो सही आ रही है एंट्री, उसी जगह जाके सेव होगी हमारी एक्यूरेट सेल बुक के अंदर, परचेज में नहीं जाएगी। परचेज की एंट्री करेंगे तो परचेज में जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब इसका भी मैक्रो रिकॉर्ड करा लेते हैं। यदि हमने एंट्री नहीं करनी हो तो इस पर बटन दबा दे, डेटा हमारा क्लियर हो जाए। उसके लिए फिर से डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे मैक्रो का नाम दे देता हूँ कैंसिल। ठीक है, ओके। हमने क्या करना है, हमने यही तो डिलीट कराना है, 1 2 3 4 5, ये 5 हमने डिलीट कराने। कीबोर्ड से करेंगे डिलीट प्रेस, पहले वाले पे आ जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब उसी प्रकार से इस सेव पे भी हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे, असाइन मैक्रो, और इसके ऊपर दूसरे वाला मैक्रो, ओके सेव करा दिया। अब देखो कोई भी हम यहाँ पे एंट्री करवाते हैं, मैं कोई भी एंट्री यहाँ पे करवा देता हूँ। ये हमारे पास एंट्री है, इसको मैं कराऊँ जैसे कैंसिल पे क्लिक करेंगे, देखो क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक बहुत ज़रूरी है बनाना। स्टॉक किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा स्टॉक के अंदर, आना चाहिए ना कि स्टॉक कितना रह गया हमारे पास। कुछ हमने ख़रीदा भी है, कुछ बेचा भी है। अब स्टॉक मेंटेन करने से पहले आप आइटम पे ध्यान दीजिए। हमको आइटम तो वही चाहिए ना जो हम खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं। अब कोई भी आइटम हम मल्टी टाइम खरीद सकते हैं। हमने सीडी खरीदी है 50, अब ये जब बिक गई तो इसका मतलब थोड़ी सीडी दोबारा खरीदेंगे नहीं, फिर से खरीदेंगे, यहाँ पे सीडी फिर से आ सकती है। तो स्टॉक के अंदर तो हमारे आइटम नेम यूनिक आने चाहिए ना। ये नहीं कि सीडी यहाँ पे आ गई फिर से सीडी आ रही है, नहीं, यूनिक आने चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे। हमने एडवांस फ़िल्टर लगाना है और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया लिया है जिसके अंदर मैंने दिया है आइटम्स नॉट इक्वल टू, यानी कि हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम नहीं, यूनिक आइटम ही आने चाहिए। किस प्रकार से यूज़ करेंगे इसका, देखो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेवलपर में और मैक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा मैक्रो और करेंगे, इसको मैं करा देता हूँ स्टॉक के नाम से, और ओके रिकॉर्ड होना शुरू हो गया मैक्रो। इसमें हम चलेंगे डेटा के अंदर और डेटा में आपको मिलेगा यहाँ पे एक एडवांस फिल्टर के नाम से। एडवांस फिल्टर पे क्लिक कराएंगे, ओके। ये पूछ रहा है सबसे पहले तो लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज हम कहीं से भी उठा सकते हैं, परचेज से उठा लें या सेल से। तो परचेज से उठाएं तो बेटर रहेगा क्योंकि पहले तो परचेज ही करेंगे फिर बाद में सेल करेंगे ना। तो लिस्ट रेंज के अंदर हम परचेज में चलते हैं और यहाँ से हम आइटम को कंप्लीट नीचे तक, कहाँ तक हमारा डेटा था, हमने लिया था यहाँ पे 1000 रो तक, है ना। तो हम यहाँ पे 1000 करा देंगे, 1000 रो तक नीचे तक डेटा चला गया। क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे दिया है, इसको हटा के ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया। और कॉपी टू, इसको कॉपी कहाँ पे कराना है हमने, इस जगह पे आइटम को कॉपी कराना है, और यूनिक रिकॉर्ड ओनली, देन ओके। तो यहाँ पे हमने 2 ही आइटम खरीदे, सीडी और डीवीडी दोनों आ चुके। अब इसके लिए भी मैं एक शेप ले लेता हूँ, छोटी सी शेप यहाँ पे एक ड्रॉ करा लेंगे। पहले तो इसको तो कैंसिल करा देता हूँ, कैंसिल नहीं, इसको हम हाइड करा देते हैं।
क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, शेप आ गई यहाँ पे। पहले मैं इसको हाइड करा देता हूँ, हाइड, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब शेप को हम यहाँ पे आराम से टिका सकते हैं इसके ऊपर, और इसका मैं नाम दे दूँ एडिट टेक्स्ट के अंदर अपडेट, ठीक है। इसको हमने अपडेट कराना है, क्लियर। ये लीजिए, साइज़ थोड़ा सा बोल्ड करा लेते हैं, बस। इसको अच्छे से आप डिज़ाइन करना चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी हमने मैक्रो असाइन करा देना है, कौन सा, जो अभी हमने रिकॉर्ड किया था स्टॉक के नाम से, ओके। अब इस पर जब भी क्लिक करेंगे हमारा स्टॉक अपडेट होता रहेगा यहाँ पे। अब इधर हमको परचेज भी चाहिए, सेल भी चाहिए और स्टॉक भी चाहिए। तो स्टॉक के लिए तो सीधा हम क्या करें, फिलहाल हम करा लेते हैं यहाँ पे परचेज माइनस सेल, तो ये हमारा स्टॉक बच जाएगा। तो इसकी तो हम सीधा कॉपी करा देते हैं लास्ट तक, जितनी भी हमारे पास रो है। हमको यहाँ पे फंक्शन लगाना है, मैं कहता हूँ इक्वल सम इफ। देखिए सम इफ के अंदर क्या होता है, हमारा सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, हमने किन का सम कराना है। हम चलते हैं परचेज बुक के अंदर, क्योंकि परचेज का करा रहे हैं ना, तो ये जो आइटम है हमारे पास, ये रेंज, ये पूरी हमारी कहाँ तक, ये फॉर्मूला बार में देखो, ये हमने 1000 तक लिया था, तो 1000 तक हम इसको नीचे तक डाल देंगे, ये हो जाएगी रेंज। और इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया हमारा कौन सा होगा, क्योंकि आगे पूछ रहा है क्राइटेरिया हमारा स्टॉक के अंदर ही मिलेगा। आप इस फॉर्मूले में से बेशक से स्टॉक को यहाँ से डिलीट करा सकते हैं। हम यहाँ पे ये क्राइटेरिया यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद कह रहा है सम रेंज हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी ले रहे हैं ना, या अमाउंट ले रहे हैं। हम क्वांटिटी ले रहे हैं, अमाउंट तो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तब लेंगे। स्टॉक देखने के लिए तो हमने क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, और क्वांटिटी भी हम पूरी वहीं तक जोड़ देंगे परचेज बुक की, जहाँ तक हमारे पास थी 1000 तक, क्लियर। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे, 50 क्वांटिटी आ गई। ये फंक्शन हम सारा नीचे तक ड्रैग करा लेंगे, जहाँ तक भी हमने कराना है। दोनों की क्वांटिटी आ गई परचेज की, 50 ये खरीदी थी, 20 हमने डीवीडी खरीदी थी। सेल कितनी कर दी, इसी प्रकार से हम ये फंक्शन सेल के अंदर लगा लेंगे। सेम फंक्शन को ही बेशक से हम यहाँ से कॉपी करा लें, कंट्रोल सी, और इधर आके मैं कराता हूँ इक्वल यहाँ पे, और पेस्ट करा देता हूँ। देखो अब हमने यहाँ पे चेंज क्या करना होगा, जो परचेज बुक है उसकी जगह हमने सेल बुक करना है, और यहाँ भी हम सेल बुक करा देंगे। तो ये क्वांटिटी उठा लेगा सेल की, बस एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो सीडी हमने 5 बेची थी, डीवीडी 2 बेची थी शायद, वो दोनों हमारे यहाँ पे आ जाएंगी, दोनों क्वांटिटी आ गई। अब एक नया आइटम खरीदते हैं, फिर से मैं यहाँ पे डीवीडी खरीदता हूँ, तो क्या स्टॉक अपडेट होगा। चलो परचेज बुक में चलते हैं हमने डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे हम एंट्री कराते हैं बिल नंबर 103 की, और इसको करते हैं मैं 4 तारीख में परचेज कराता हूँ। डीवीडी को ही करा के देखता हूँ, पहले तो हम डीवीडी की एंट्री कराएं, फिर एक नया आइटम भी करेंगे। यहाँ पे मैं 18 के हिसाब से 20 और ख़रीद लेता हूँ, ठीक है, और इसको करा देता हूँ परचेज के अंदर ही सेव, क्लियर। एक एंट्री और कराते हैं परचेज के अंदर, बिल नंबर 105 के अंदर 4/4/2024 को ही हमने रैम और ख़रीदी है ना। रैम हमने ख़रीदी है 650 के अकॉर्डिंग 10 रैम खरीदी है, और इसकी एंट्री भी हम परचेज में करा देते हैं। देखो परचेज में चलते हैं हम यहाँ पे, देखो दोनों एंट्री हमारे पास आ गई। इधर बेची हम ये सिर्फ ये 2 चीज़ें, हमने ये चीज़ें नहीं बेची है। अब हमने स्टॉक को चेक कराना था ना, यहाँ पे हमने स्टॉक तो हमारे पास ये 2 ही था। अब यदि मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कराऊँ, देखो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कराते ही एक रैम भी यहाँ पे जुड़ गई, और डीवीडी अब हमारे पास यहाँ पे 40 हो चुकी है ना। तो ये कंप्लीट अपडेट होगा, यूनिक आइटम यहाँ पे आते रहेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया हमारा कि हम सिर्फ एक जगह एंट्री करेंगे, उसको परचेज में सेव कराना है तो परचेज में सेव होगी, और सेल्स में कराना है तो सेल्स में सेव होगी, और साथ में हमारा स्टॉक भी मेंटेन होता रहेगा। इतना सही चल गया। इसके बाद डैशबोर्ड में फिर से आते हैं कि अब हमने बिल नंबर परचेज में कौन सा नेक्स्ट एंटर करना है। लास्ट बिल नंबर क्या था नहीं पता ना, हमने वो और देखना है कि लास्ट बिल नंबर क्या था। तो यहाँ पे लास्ट बिल नंबर आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हम नया बिल यहाँ पे एंटर कर सकें। और एक ही बिल पे हम कई चीज़ें एंट्री करा सकते हैं, जरूरी नहीं है हर एंट्री नए बिल पे होगी। हमने एक ही बिल के अंदर बहुत सारे आइटम खरीदे हैं, तो बिल नंबर सेम रखेंगे, आइटम चेंज करके एंट्री करते चले जाएंगे। तो बिल नंबर लेने के लिए आप यहाँ पे देखो, हमको लास्ट बिल एंट्री चाहिए, ये जो हमने लास्ट बिल एंट्री किया है, चाहे वो परचेज का हो या सेल का हो। तो वो कैसे आएगा,
जब हमको यदि यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाए, और यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा मिलेगा, जो आखिरी होगा, समझ रहे ना, हम आखिरी मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे और उसके सामने का बिल नंबर, वो लास्ट बिल नंबर हमारा एंटर होगा। तो इधर आओ, मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखाता हूँ। इक्वल मैक्स, किसका मैक्स चाहिए हमको परचेज का, ये यहाँ से और लास्ट कहाँ तक, ये लास्ट हमारा 1000 रो तक है ना। उस पूरी रो के अंदर हमको मैक्स चाहिए, एंटर प्रेस करा लेंगे तो उसमें कौन सा मैक्स आ रहा है, 4 ही मैक्सिमम नंबर है। जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो वहाँ पे पकड़ लेगा, काउंटिंग बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम बढ़ता जाएगा। क्लियर। वहाँ से मैं इस फॉर्मूले को अब सीधा इधर से करा लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, और इधर चलते हैं। इधर हम फंक्शन यूज़ करेंगे वी लुकअप का। देखो करते हैं इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमको क्या चाहिए, ये 4 नंबर चाहिए ना, और ये 4 नंबर कैसे आ रहा है, मैक्स फंक्शन से। वो हमने कॉपी करा लिया, पेस्ट करा देंगे, मैक्स हमने यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करा दिया। ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, कोमा टेबल एरे, परचेज बुक में से ये यहाँ से और कंप्लीट नीचे वही 1000 रो तक हमारी टेबल एरे, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, ये दूसरा ही है, देन 2 ब्रैकेट नहीं कोमा, अब ब्रैकेट 0 करके ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो मैक्सिमम नंबर 105 आ गया। बट ये आया है परचेज का। सेल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सेल का मैक्सिमम नंबर क्या है, 2 ही है ना। तब इसको तो यहाँ से बेसिक से डिलीट करा दे। तब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को फिर से पूरे को मैं कॉपी करा लेता हूँ, कंट्रोल C, कॉपी हो गया। और इधर इसी फंक्शन में अब हम ऐड कराएं सामने इफ़, यदि हमारा जो ये सेल है इक्वल हो परचेज, देन क्या आ जाए, परचेज यहाँ पे लिखा है तो ये फॉर्मूला हमने लगाया था ये आ ही जाए, वरना यहाँ पे फिर से कोमा यूज़ करेंगे और पूरे वी लुकअप को फिर से पेस्ट करा देंगे, और यहाँ पे जो परचेज बुक है हमारी, इसकी जगह सेल बुक कर देंगे। यहाँ पे कर देता हूँ मैं सेल, और एक हमने यहाँ भी सेल करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी परचेज बुक 2 बार आया था, सेल बुक। बस इतना ही करना है, एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे कुछ हमारा छूट गया, हमने इफ़ की ब्रैकेट क्लोज नहीं करी, आखिरी में क्लोज करा देंगे। यस, देखो यहाँ पे सेल का कितना आ रहा है, 102, परचेज का 105, सेल का 102 लास्ट बिल नंबर। अगला बिल नंबर देखें क्या बढ़ता है, यहाँ पे एक एंट्री सेल की करवा देते हैं। तो 103 नंबर की मैं सेल की एंट्री कराता हूँ। यहाँ पे डेट 5/4/2024 को हमने बेचा है आइटम, और रैम बेची हमने कितनी, किस भाव से बेची, हमने 700 के भाव से बेची है। 2 रैम बेच दी 1652 रुपये की, सेव करा देंगे, हो गया काम। परचेज में तो देखो वही एंट्री है 4 तक, सेल में क्या हुआ हमारा, सेल में तीसरी एंट्री और आ गई, और डैशबोर्ड पे अब सेल का क्या दिखा रहा है, लास्ट बिल नंबर 103, परचेज का 105 है, सेल का 103 है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इसको यहाँ तक इतना सेव करा लें, क्योंकि अभी से ये हमारा फुल्ली अपडेट नहीं हुआ है। क्या रह गया, हमने आइटम तो खरीद लिया, हमको पता है, बट अब जब सेल की एंट्री करा रहे हैं तो हमको ये नहीं पता कि वो आइटम किस भाव खरीदा था और किस भाव हमने बेचना है। तो हम जैसे ही सेल पे क्लिक करा लें तो हमारे पास यहाँ पे रेट भी उसके आ जाएं, है ना, कि हमने किस भाव बेचना है। एक तो ये अपडेट हमारी रह गई। दूसरी, हमने ऑटोमेटिक कि भाई जो भी आइटम हमारे पास बचे हैं, जैसे हम रैम बेच रहे हैं तो हमारे पास कितनी बची है स्टॉक में, वो स्टॉक भी यहाँ पे दिखा देता कि तभी तो बेचे। अगर हमने स्टॉक से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी तो अलर्ट मैसेज आ जाए कि आपके पास स्टॉक में तो इतनी है ही नहीं। तो ये चीज़ें भी कहाँ पे आ गई, ये भी तो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक चीज़ के अंदर आ गई ना। एक चार्ट भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे फ्लैक्चुएट करे कि आप जैसे जो भी आइटम बेच रहे हैं वो स्टॉक में कितना है, कितना हमको और ख़रीदना है। और यहाँ पे हम कहीं भी क्लिक करवा रहे हैं, ये कहीं भी क्लिक ना हो, सिर्फ उसी सेल में क्लिक हो जहाँ पे हमने एंट्री करानी है, उसके अलावा कहीं क्लिक ही ना हो। ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हैं। अब हमने डायरेक्ट यहाँ से परचेज बुक पे जंप कराना है तो हम क्लिक कराएं, परचेज बुक पे चले गए, क्लिक कराएं सेल्स बुक पे। तो ये सारा बाकी का बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और बोर भी महसूस करने लगते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फुल्ली कंप्लीट करेंगे।
और उसके बाद हम इस पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना भी सीखेंगे। बट वीडियो को एंड करने से पहले मैं फाइल को सेव करना बता देता हूँ, ताकि जब भी आप इस फाइल को इतना बना के सेव करें तो नॉर्मल फाइल सेव ना करें। उसको मैं यहाँ पे F12 प्रेस कराता हूँ सेव एज के लिए। देखो फाइल नेम आपने दिया, कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं, बट सेव एज टाइप के अंदर इसको आपने मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव कराना है, ताकि जब भी आप इस फाइल को ओपन कराएं तो आपने जो मैक्रो रिकॉर्ड किए हैं वो इनेबल रहें, ठीक है ना, वो डिसेबल ना हो। तो पहले ये तीनों चारों फाइलें अपनी तैयार करें फटाफट, इतना डेटा एंटर करा लें, उसके बाद हम इसको फुल्ली ऑटोमेटिक करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया है हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।